हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 11 नवंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। तो पूछ रहे हैं कि गोविंद सागर झील कहाँ स्थित है। वेयर इज़ द गोविंद सागर लेक सिचुएटेड। ऑप्शन है आपके सामने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। व्हेन इज़ द नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है 11 नवंबर। आपको जानना चाहिए कि नेशनल एजुकेशन डे ये भारत में मनाया जाता है क्योंकि इस दिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है, जो कि हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के 15 अगस्त 1947 से 2 फरवरी 1958 तक। तो ये जो नेशनल एजुकेशन डे है ये 11 नवंबर को मनाया जाता है। 2008 में पहली बार ये मनाया गया था। आपको जानना चाहिए जो मौलाना आज़ाद हैं इन्हें पोस्टमसली यानी कि मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था, इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड 1992 में। अच्छा, ये तो हमने देखा नेशनल एजुकेशन डे, पर आप इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन भी जान लीजिए। ये 24 जनवरी को मनाया जाता है, तो दोनों में डिफरेंस है। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द फिक्की प्रेसिडेंट फॉर 2024-25। 2024-25 के लिए फिक्की अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है हर्षवर्धन अग्रवाल। आपको जानना चाहिए कि इमामी लिमिटेड के वाइस चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हर्षवर्धन अग्रवाल, इन्हें फिक्की प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है 2024-25 के लिए। और ये महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के जो सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अनीश शाह, उनको सक्सीड करेंगे एज द न्यू प्रेसिडेंट। फिक्की के बारे में अगर हम बात करें, यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, स्थापना 1927 को हुई थी महात्मा गांधी की एडवाइस पर जीडी बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास के द्वारा। वट वॉज रिनोन्ड फोक सिंगर फ्रॉम बिहार शारदा सिन्हा हु पास्ड रिसेंटली पॉपुलरली नोन एज। बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा, जिनका हाल ही में निधन हो गया, को किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है बिहार कोकिला। आपको जानना चाहिए कि पॉपुलर फोक सिंगर शारदा सिन्हा, इनका निधन हो गया है 72 की एज में, और इन्हें बिहार कोकिला या फिर बेगम अख्तर ऑफ मिथिला के नाम से जाना जाता था। और बिहार में और जो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश है वहाँ पर अपने फोक सॉन्ग्स के लिए जानी जाती है, जैसे छठ पूजा और वेडिंग्स के लिए। और 1991 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया था म्यूज़िक में इनके कंट्रीब्यूशन के लिए। साल 2000 में संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड इन्हें दिया गया। वहीं पद्म भूषण इन्हें दिया गया 2018 में। वेयर वॉज द थर्ड एडिशन ऑफ एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद कंडक्टेड। अभ्यास ऑस्ट्रिया हिंद का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है पुणे। आपको जानना चाहिए कि ऑस्ट्रा हिंद इस एक्सरसाइज का थर्ड एडिशन फॉरेन ट्रेनिंग नोड पुणे महाराष्ट्र में कंडक्ट किया गया है। तो ये जो एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद है ये एनुअली होती रहती है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। लास्ट एडिशन ऑस्ट्रेलिया में हुआ था दिसंबर 2023 में। तो जो इंडियन कंटिजेंट है उनको रिप्रेजेंट किया गया डोगरा रेजिमेंट के द्वारा और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। वेयर वॉज द सेकेंड एडिशन ऑफ द इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल हेल्ड। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है न्यू दिल्ली। आपको जानना चाहिए कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, इन्होंने इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल IMHF का सेकंड एडिशन न्यू दिल्ली में इनोग्रेट किया है। 2 दिन का ये फेस्टिवल रहा और जो भी ग्लोबल एंड इंडियन थिंक टैंक्स हैं और कॉरपोरेशंस हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, नॉन प्रॉफिट्स, एकेडमिशियंस और रिसर्च स्कॉलर्स, जो भी इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी, मिलिट्री हिस्ट्री और मिलिट्री हेरिटेज संबंधित है, सबके बीच में एक डायलॉग्स वगैरह हुए हैं। साथ ही जो ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ
है इन्होंने प्रोजेक्ट शौर्य गाथा भी लॉन्च किया है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स और यूएसआई ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है, ताकि इंडियन मिलिट्री जो हेरिटेज है उसको कंजर्व किया जा सके और प्रमोट किया जा सके एजुकेशन के जरिए और टूरिज्म के जरिए। हाउ मच इज़ द कैश अवार्ड एसोसिएटेड विद द रोहिणी नैयर प्राइज दैट अनिल प्रधान वोन दिस ईयर? इस वर्ष अनिल प्रधान द्वारा जीते गए रोहिणी नैयर पुरस्कार के लिए कितना नकद पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है 10 लाख रुपीज़। देखिए, अनिल प्रधान जो को फाउंडर हैं यंग टिंकर एजुकेशन के, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, स्टेम एजुकेशन के लिए कार्य करती है। स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। तो जो अंडर सर्व्ड एरियाज़ हैं यहाँ पर कार्य करती है, और इन्हें तीसरा रोहिणी नैयर प्राइज़ फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू रूरल डेवलपमेंट दिया गया है। आपको बता दें, जो प्राइज़ है ये रोहिणी नैयर की स्मृति में उनकी फैमिली द्वारा स्थापित किया गया था। नैयर एक इकोनॉमिस्ट रही हैं, आईएएस ऑफिसर के तौर पर इन्होंने कार्य किया है उत्तर प्रदेश कैडर में, और प्लानिंग कमीशन में भी कार्य किया 1987 से 2005 तक। इनका निधन हो गया था 2021 में। तो इसमें जो प्राइज़ दिया जाता है वो 10 लाख रुपए का दिया जाता है, और किसके द्वारा? नैयर फाउंडेशन फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक पर्पस के द्वारा। और जो भी 40 साल से कम के इंडिविजुअल्स हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। Who became the first Indian batter to score back-to-back centuries in T20s? T20s में लगातार 2 शतक बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, संजू सैमसन। देखिए, संजू सैमसन ये फर्स्ट इंडियन बैट्समैन बन गए हैं जिन्होंने बैक टू बैक सेंचुरीज लगाई हैं T20 में। इनसे पहले केवल 3 ही लोग ऐसा कर चुके हैं अगर हम ओवरऑल देखें तो। गुस्ताव मैक्यून फ्रांस के, रेले रोसोफ साउथ अफ्रीका के, और फिल साल्ट इंग्लैंड के ऐसा कर चुके हैं। संजू ने माइलस्टोन अचीव किया है फर्स्ट T20 जो खेला गया 4 मैच की सीरीज़ साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट डरबन में। तो इन्होंने 50 बॉल पर 107 जड़े हैं। इस तरह से ये 7th फास्टेस्ट इंडियन बैटर ही बन गए जिन्होंने 7000 T20 रन्स पूरे किए हैं। 269 इनिंग में इन्होंने अब ये अचीवमेंट प्राप्त की है। और ये फॉर्मर इंडिया कैप्टन MS धोनी से भी तेज इन्होंने स्कोर किया है। MS धोनी ने 305 इनिंग्स ली थी 7000 रन पूरे करने में। विच स्टेट रिसेंटली क्लियर द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट रूल्स 2024? हाल ही में किस राज्य ने पुलिस महानिदेशक चयन और नियुक्ति नियम 2024 को मंजूरी दी है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, उत्तर प्रदेश। देखिए, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उत्तर प्रदेश सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट रूल्स 2024 इसे उत्तर प्रदेश स्टेट कैबिनेट द्वारा क्लियर कर दिया गया है। इन रूल्स के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश के जो DGP हैं उनको सिलेक्शन कमेटी द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, और जो भी पर्सन है उसका जो रिमेनिंग टेन्योर है सर्विस रिकॉर्ड और एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो अब तक क्या होता था, सेंटर का रोल रहता था DGP सिलेक्शन में, क्योंकि लिस्ट ऑफिसर्स की भेजनी होती थी UPSC को। तो वो रोल अब कट जाएगा। केवल ऐसे ऑफिसर्स जिनका मिनिमम रिमेनिंग टेन्योर यानी कि रिटायरमेंट से पहले का 6 मंथ का बचा हुआ है, ठीक है, तो उनको एलिजिबल माना जाएगा इस पोस्ट के लिए। और जब वो DGP चुने जाएंगे तो उनका मिनिमम टेन्योर 2 साल का रहेगा। कई टाइम से उत्तर प्रदेश में टेम्प्रेरी DGP अपॉइंट किए जा रहे हैं। तो ये जो सिलेक्शन कमेटी होगी इसमें रिटायर्ड जज ऑफ द हाई कोर्ट होंगे, UP चीफ सेक्रेटरी होंगे, एक नॉमिनी होंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के, चेयरपर्सन या फिर नॉमिनी होंगे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी या प्रिंसिपल सेक्रेटरी होंगे, एक रिप्रेजेंटेटिव होंगे होम डिपार्टमेंट के, और एक रिटायर्ड DGP भी इस कमेटी में होंगे, सिलेक्शन कमेटी में। What is the annual family income limit for a student to be eligible for interest subvention under the PM विद्या लक्ष्मी स्कीम? PM विद्या लक्ष्मी योजना के तहत ब्याज छूट के लिए पात्र होने हेतु एक छात्र के लिए वार्षिक पारिवारिक आय सीमा क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, 8 लाख रुपीज़। देखिए, यूनियन कैबिनेट ने एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम, याद रखिएगा सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ना कि सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, कंप्लीटली फंडेड है गवर्नमेंट द्वारा। PM विद्या लक्ष्मी इसको लॉन्च किया है ताकि जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा सके उनकी हायर एजुकेशन के लिए। तो इस स्कीम के तहत जो स्टूडेंट्स हैं यदि वो जो टॉप के 860 क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो, तो उनको कोलेट्रल फ्री यानी कुछ भी गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई गारंटी देने की ज़रूरत है, गारंटर फ्री लोन
ले सकते हैं वो बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, जो भी उनकी ट्यूशन फीस है उसको कवर करने के लिए और अदर एक्सपेंसेस कवर करने के लिए। तो इसमें 22 लाख स्टूडेंट्स को कवर किया जाएगा। इस स्कीम के तहत 7.5 लाख रुपए तक का लोन जो है उसमें स्टूडेंट्स क्रेडिट गारंटी प्राप्त करेंगे 75% की। ठीक है, क्रेडिट गारंटी मतलब कि सरकार उनकी गारंटी लेगी कि अगर हम ये बैंक का लोन नहीं दे पाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी हमारी होगी। ठीक है, 75% तक की क्रेडिट गारंटी सरकार देगी बैंक को। तो बैंक जो है उससे हिचकेंगे नहीं लोन देने में। ऐसे स्टूडेंट जिनकी एनुअल फैमिली इनकम 8 लाख रुपए तक की है और वो किसी भी बेनिफिट में नहीं आते हैं, कोई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप उनको नहीं मिलती है, किसी तरह का इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम में नहीं आते हैं, उन्हें 3% इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा 10 लाख रुपए तक के लोन में। यानी कि 10 लाख रुपए तक का अगर वो लोन लेते हैं, ठीक है, और मान लीजिए 8% का ब्याज उनको चुकाना है तो 3% गवर्नमेंट देगी या फिर 3% उन्हें जो उनको नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, गवर्नमेंट देगी इनके बिहाफ पर। द इंटरेस्ट सबवेंशन सपोर्ट विल बी गिवन टू 1 लाख स्टूडेंट्स पर ईयर। Preference will be given to students from government institutions who have opted for technical और professional courses। तो ऐसे स्टूडेंट जो टेक्निकल या फिर प्रोफेशनल कोर्सेज को जिन्होंने ऑप्ट किया है उनको जो है वो दी जाएगी प्रेफरेंस। 3600 करोड़ रुपए की बजट इनके लिए रखा गया है 2024-25, 2030-31 तक का। 7 लाख फ्रेश स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू गेट द बेनिफिट ऑफ दिस इंटरेस्ट सबवेंशन ड्यूरिंग द पीरियड। और ये स्कीम किसके लिए एप्लीकेबल होगी? जो टॉप QHEIs हैं, ठीक है, यानी कि क्वालिटी हायर इंस्टीट्यूशंस जो हैं। और कौन होंगे ये, कैसे पता चलेगा? तो ये जो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग है, ठीक है, इनके द्वारा जो कॉलेजेस की रैंक निकाली जाती है उसके हिसाब से। What was the amount of the penalty imposed by RBI on South Indian Bank Limited? RBI ने साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड पर कितना जुर्माना लगाया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है 59.20 लाख रुपीज़। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 59.20 लाख रुपीज़ की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड पर, क्योंकि इन्होंने आरबीआई की जो डायरेक्शंस हैं इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट्स और कस्टमर सर्विसेज इन बैंक से संबंधित उनका अनुपालन नहीं किया है। साथ ही आरबीआई ने 2 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है श्री चरण सौहार्द कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बेंगलुरु पर। 1.5 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है श्रीरंगम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड तमिलनाडु पर। 50,000 की लगाई है नीलंबूर कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड केरल पर। 25,000 की लगाई है मानवी पट्टना सौहार्द सहकारी बैंक नियमिता मानवी कर्नाटक पर। और 5 लाख रुपए की लगाई है श्री महाबलेश्वर कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड कर्नाटक पर। तो इसमें जो आपके इंपॉर्टेंट रहेगा ये रहेगा साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड पर। ठीक है, बाकी ये सब तो पूछता नहीं है एग्ज़ाम में, मतलब ये मैं इसलिए कराता हूँ अगर पूछ लिया बाई चांस तो ऐसा ना हो कि कराया नहीं था। जनरली जो पब्लिक सेक्टर बैंक है या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उन पर जब लगता है तो वही पूछते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ जापान रिसेंटली लॉन्च डिफेंस सैटेलाइट? जापान के हाल ही में प्रक्षेपित रक्षा उपग्रह का क्या नाम है? सही आंसर ऑप्शन सी है किरामेकी नंबर 3। जापान ने एक डिफेंस सैटेलाइट लॉन्च किया जिसका नाम है किरामेकी नंबर 3। तो इसमें इसको S3 रॉकेट से इन्होंने लॉन्च किया है। कहाँ से? तनेगाशिमा स्पेस सेंटर। अच्छा, आपको ये भी जानना चाहिए रशिया का जो सोयूज रॉकेट है इसने 55 सैटेलाइट्स हाल ही में ऑर्बिट में लॉन्च किए हैं, जिनमें से 2 प्राइवेटली बिल्ट ईरानियन सैटेलाइट्स भी रही, कॉस्फर और हुदहुद। Which company was recently awarded self-certification status by the Department of Defense Production, Government of India? हाल ही में भारत सरकार के रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा किस कंपनी को स्व प्रमाणन का दर्जा दिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है BEML लिमिटेड। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव की तर्ज पर BEML लिमिटेड को सेल्फ सर्टिफिकेशन स्टेटस दिया गया है डिफेंस इक्विपमेंट के लिए। किसके द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन DDP, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये जो सेल्फ सर्टिफिकेशन स्टेटस है, नाम से पता चल रहा है कि जो भी मैन्युफैक्चर किए जाएंगे इसके द्वारा डिफेंस इक्विपमेंट, तो खुद ये सर्टिफाई कर सकता है उनके प्रोडक्ट्स को। ठीक है, किसी थर्ड एजेंसी से सर्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर BEML लिमिटेड के शांतनु रॉय हैं, हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में है। Which organization announced a collaboration with the Indian Banks Association to facilitate the auction of assets through the e-Bikray platform? किस संगठन ने e-Bikray प्लेटफॉर्म के माध्यम से परिसंपत्तियों की नीलामी की सुविधा के लिए भारतीय बैंक संघ के साथ सहयोग की घोषणा की? सही आंसर ऑप्शन डी है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया।
देखिए, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें कहा है कि हम इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के साथ कोलेब्रेशन कर रहे हैं ताकि जो एसेट्स हैं उनको ऑक्शन किया जा सके ई बिक्रे प्लेटफॉर्म पर, उनकी नीलामी की जा सके ई बिक्रे प्लेटफॉर्म पर। ई बिक्रे की अगर हम बात करें, एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है जिसमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलती है कॉर्पोरेट डेटर्स की, यानी कि ऐसे जिन्होंने लोन नहीं चुकाया है, ठीक है, जिनके पास काफ़ी उधार हैं, ऐसे कॉर्पोरेट्स होते हैं ना, तो उनकी जो एसेट्स है, ठीक है, और एसेट्स की फ़ोटोग्राफ, वीडियोस, जोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स, ये सब भी पड़ा रहता है ई बिक्रे प्लेटफॉर्म पर। तो यहाँ पर बोली लगती है, उन ऐसे जो डेटर्स होते हैं उनके जो एसेट्स हैं उनकी बोली लगती है। तो पीएसपी अलायंस प्राइवेट लिमिटेड ये इस प्लेटफॉर्म को मैनेज करती है और ऑन करती है ई बिक्रे को। विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अनाउंस्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद बजाज फाइनेंस टू इन्वेस्ट $400 मिलियन? किस वित्तीय संस्थान ने $400 मिलियन के निवेश के लिए बजाज फाइनेंस के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की? सही आंसर ऑप्शन डी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। देखिए, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो कि मेंबर है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का, इसने बजाज फाइनेंस के साथ कोलैबोरेट किया है $400 मिलियन इन्वेस्ट करने के लिए। बजाज फाइनेंस का जो $1 मिलियन फंड रेजिंग इनिशिएटिव है उसके तहत $400 मिलियन आईएफसी देगा। ठीक है, तो ये बजाज फाइनेंस का जो $1 मिलियन का जो फंड रेजिंग इनिशिएटिव है, इसका मकसद है क्लाइमेट फाइनेंस को प्रमोट करना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एडॉप्शन को प्रमोट करना। साथ ही आपको जानना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $200 मिलियन का लोन साइन किया है उत्तराखंड में वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, मोबिलिटी और अदर अर्बन सर्विसेज को अपग्रेड करने के लिए। Who was named by the United States President elect Donald Trump as his White House Chief of Staff? संयुक्त राज्य अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अपने व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नामित किया? सही आंसर ऑप्शन है सुसी वेल्स। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कैंपेन मैनेजर सुसी वेल्स को व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया है। आपको बता दें, इस तरह से जो सुसी हैं ये फर्स्ट वुमेन बन गई हैं जो इस रोल पर जिन्हें अपॉइंट किया गया है। साथ ही रिपब्लिकन की फर्स्ट अपॉइंटमेंट है इस एडमिनिस्ट्रेशन में इस बारी। व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ जो एग्जीक्यूटिव ऑफिस होता है प्रेसिडेंट का, उसकी हेड होते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में। ठीक है, एक कैबिनेट पोजीशन होती है। व्हाट वाज द रिसेंट मेजॉरिटी रूलिंग इन द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट रिगार्डिंग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी स्टेटस? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का बहुमत फैसला क्या रहा? सही आंसर ऑप्शन सी है, AMU रिटेन्स इट्स माइनॉरिटी आइडेंटिटी डिस्पाइट बीइंग अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 4-3 की मेजोरिटी से एक जजमेंट दिया है। 7 जज बेंच रही और इसको हेड किया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने। इन्होंने कहा, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिसे माइनॉरिटी कम्युनिटी द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है वो अपनी आइडेंटिटी नहीं लूज़ करेगा। ठीक है, एक बार अगर उसे रिकॉग्नाइज कर दिया गया है, एक बार यदि उसे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन घोषित कर दिया गया है, ठीक है, लॉ के द्वारा, तो उसके बाद वो अपनी वो आइडेंटिटी लॉस नहीं कर सकता। ऐसा कहा है सुप्रीम कोर्ट ने 4-3 की मेजोरिटी ने। और जिन 3 लोगों की मेजोरिटी नहीं रही, जो इस बात से कन्विंस नहीं थे, वो थे जस्टिस सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता और SC शर्मा। तो मेजोरिटी जजमेंट क्यों दी गई, मतलब ये जजमेंट क्यों आई? क्योंकि कई सारी पेटिशंस आई हुई थी जिसमें लिखा गया था कि माइनॉरिटी स्टेटस अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय का रहना चाहिए। तो 5 जज बेंच जजमेंट हुआ था। एक 1967 केस था ये S अजीज भाषा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जहाँ पर कहा गया था कि AMU सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और इसे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं जो है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की तरह नहीं देखा जाना चाहिए क्योंकि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो इसको चैलेंज किया था पेटिशंस ने, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इसके विपरीत अपना जवाब दिया है। माइनॉरिटी स्टेटस जो AMU का है, AMU की स्थापना 1875 में हुई थी। इसको फिर पार्लियामेंट द्वारा AMU अमेंडमेंट एक्ट 1981 में रिस्टोर कर दिया गया था। फिर जनवरी 2006 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये जो 1981 का अमेंडमेंट है इसको स्ट्रक डाउन कर दिया, जिसके द्वारा माइनॉरिटी स्टेटस दिया गया था। उसके बाद फिर से 7 जज जो सुप्रीम कोर्ट बेंच के पास एक केस आ गया था 2019 में। टू द पॉइंट क्वेश्चन होंगे, आंसर लिखेंगे। व्हेन इज द वर्ल्ड ट्रॉमा डे ऑब्जर्व? 17 अक्टूबर। वेयर इज खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट? बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। वेयर इज तेंजिंग हिलेरी एयरपोर्ट लोकेटेड? नेपाल। ये बिल्कुल माउंट एवरेस्ट के बेस में है, फुट हिल्स में। इन वट ईयर वॉज द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पास्ड इन इंडिया? 2002 पर इफेक्ट हुआ 2005 में। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड कोलेबरेटिंग विद
Al Etihad Payments to enable creation of domestic card scheme Zewan in which country? आंसर इज UAE। आप में से कई स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर किया, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए टू द पॉइंट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन्हें आपको भी ट्राई करना है। हु इज लोकपाल चेयरपर्सन? वेयर इज द टर्टल कछुआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? ट्रम्प विल रिटर्न टू द ओवल ऑफिस एज द 47th president on January this। The Supreme Court has directed the liquidation of which airline following the failure of resolution plan eased out 5 years ago? Which country has recently signed laws reaffirming its maritime boundaries in the South China Sea, leading to tensions with China? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। विजेता बैच जो कि बैंकिंग अवेयरनेस स्पेशल बैच है, हमारा कंप्लीट अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। इसे आप केवल 399 की कॉस्ट में 1 साल की वैलिडिटी के साथ पा सकते हैं। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस इसमें हमने आपको प्रोवाइड कराई, साथ ही इंडियन इकोनॉमी की कंसेप्ट भी बताए गए हैं जो SSC लेवल में पूछे जाते हैं, और इंश्योरेंस भी इसमें कवर किया गया है। डेमो लेक्चर्स अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंड ऐप पर, उन्हें आप देख सकते हैं ताकि आपको मालूम हो जाए किस तरह का कंटेंट हमने आपको प्रोवाइड कराया है। तो ये आपको करंट अफेयर्स फंड ऐप पर बैच मिल जाएगा। 30 वीडियोज़ हैं, 30 PDFs हैं। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें इस 1 मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट हो वो आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे ऑफ स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारे PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें हम वो कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिया, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहते हैं हमारी किसी भी कोर्स संबंधित, तो ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा का आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट न्यूज़ हम आप सभी के डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।